हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 11 अगस्त के उत्तराखंड राज्य के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। हम बात करेंगे तमसा नदी के ऊपर, उसके साथ में उत्तराखंड किसान उत्पादन संगठन यानी कि एफपीओ के बारे में, और उसके साथ में किसान सम्मान निधि के ऊपर भी हम आज बात करेंगे दोस्तों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर्स होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है दोस्तों कि देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर में वर्षों बाद तमसा नदी अपने पूर्ण वेग में है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर आपने सुना होगा, तमसा नदी भी सुना होगा। तमसा नदी को हम कहते हैं टॉन्स नदी, ये आपने जरूर सुना होगा। टॉन्स नदी बहुत बार पूछा गया है, टॉन्स किसकी सहायक नदी है। चलिए, टपकेश्वर महादेव मंदिर में वर्षों बाद कल सौरमास सावन के अंतिम सोमवार में तमसा नदी अपने पूर्ण प्रवाह में देखने के लिए मिली थी। मंदिर को आने वाले रास्तों ने भी नदी का रूप धारण कर लिया था। तो क्या हुआ, बहुत देर तक रास्ते बंद रहे थे दोस्तों। उसके बाद काफ़ी लोग काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जो है मंदिर में जा पाए थे दोस्तों। उसके साथ में वैष्णो देवी गुफा यानी कि योग मंदिर की सुरक्षा दीवार भी यहाँ तेज प्रवाह में बह गई थी दोस्तों। तो अगर बात की जाए दोस्तों इस पूरी घटना की, तो ये करंट अफेयर का एक इशू बन जाता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर और तमसा नदी जरूरी। टपकेश्वर मंदिर की बात की जाए तो दोस्तों ये देहरादून में है और टपकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी फेमस टेम्पल है दोस्तों, जंगल की साइड में है, मतलब मेन रोड में आप कह सकते हैं। जो मेन शिवलिंग है इसका वो कहाँ है दोस्तों, वो एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफा के अंदर है। तो यहाँ क्या होता है, वाटर ड्रॉप्स जो है, पानी की बूंदें जो है वो टपकती रहती हैं। तो उसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, टपकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। और अगर आपको याद हो तो पांडवों के गुरु हुआ करते थे द्रोणाचार्य। तो कहा जाता है कि वो भी यहाँ रुके थे। तो इसका नाम जो है दोस्तों वो द्रोणाचार्य गुफा भी इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, द्रोणाचार्य गुफा भी इसको कहा जाता है। इसी तरीके से बात की जाए टॉन्स नदी तमसा नदी की, तो ये यमुना की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। किसकी, यमुना नदी की। कहाँ पे, अगर आपने कालसी नाम सुना है, कालसी अभिलेख भी है यहाँ अशोक के, कालसी देहरादून के अंदर है। वहाँ पे जो तमसा नदी है, टॉन्स नदी है, वो कहाँ मिलती है, वो यमुना नदी से मिल जाती है। और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ये तमसा नदी हिमाचल प्रदेश में अपना बेसिन बनाती है। और ये निकलती कहाँ से है दोस्तों, इसका उत्पन्न कहाँ से होती है, ये बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपूंछ ग्लेशियर से ये निकलती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सर्च करेंगे चाहे कुछ भी कीजिए, आप बताएंगे बंदरपूंछ ग्लेशियर से एक बहुत बड़ी नदी, एक प्रमुख नदी निकलती है, उसका नाम क्या है। बंदरपूंछ ग्लेशियर से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है, उसका नाम क्या है। तो आप देख लीजिए, यहाँ लिखा भी है रूनसारा स्नाउट। ये रूनसारा एक झील है, आप कह सकते हैं एक झील की तरह है, एक सरोवर है। वहाँ से ये नदी ओरिजिनेट होती है। तो रूनसारा जो है वहाँ से ये नदी निकलती है बंदरपूंछ के अंदर। धूमधार कांडी जो रिज है, खैर इतना डीप आपको नहीं जाना है, याद रखना है आपको कि बंदरपूंछ ग्लेशियर है और रूनसारा झील जैसी एक सागर एक कह सकते हैं आप, वो है। चलिए, तो यमुना की नदी है और इसके अंदर जो पानी है दोस्तों टॉन्स नदी के अंदर यमुना नदी से भी ज़्यादा है। तो ये कहाँ पे मिलती है, कालसी देहरादून के पास है, यमुना नदी में मिलती है टॉन्स नदी। चलिए, उत्तराखंड में गठित होंगे 100 किसान उत्पादन संगठन। तो किसान उत्पादन संगठन यानी कि एफपीओ जो है दोस्तों, वो उत्तराखंड में गठित होने वाले हैं। कितने, 100 के करीब जो है। किसने बताया इसके बारे में, सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने। सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि क्या होगा, उत्तराखंड में 100 एफपीओ जो है वो गठित किए जाएंगे। और पर्वतीय क्षेत्र में एफपीओ में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी, और मैदानी क्षेत्रों में 300। तो ये केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें भी यही है, 100 ग्रामीण क्षेत्र, 100 पहाड़ी इलाकों में और 300 मैदानी इलाकों में एक एफपीओ के अंदर सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों। तो ये संगठन क्या करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं, विपणन, ब्रांडिंग, निर्यात, मतलब बिजनेस एक तरीके का करते हैं। तो जो ये एफपीओ हैं दोस्तों, ये कोई कोऑपरेटिव संस्था नहीं होती है। देखिए, किसानों का एक ऐसा समूह होता है जो कंपनी एक्ट के अंदर आता है, रजिस्टर्ड होता है और कृषि उत्पादन के कार्य को आगे बढ़ाता है। और इसकी शुरुआत जो है, ये वैसे पुरानी योजना है दोस्तों, किसान एफपीओ योजना, लेकिन पीएम किसान एफपीओ योजना करके इसको दोबारा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यूपी के चित्रकूट से इसको शुरू किया। तो इसमें अगले 5 साल में लगभग कितने बहुत सारे किसान
FPO बनाने की योजना है दोस्तों, और इनके ऊपर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने की सरकार की योजना है। तो ये जो है इन पे कोऑपरेटिव एक्ट लागू नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही आपको लग रहे होंगे कि 100 सदस्य हैं, 500 सदस्य हैं, 300 सदस्य हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये उसकी तरह काम नहीं करते हैं। ये एक इंडस्ट्री की तरह, एक बिजनेस की तरह काम करते हैं दोस्तों FPO जो है। और इनके अंदर जो है इनको लोन देने की बात की जा रही है उत्तराखंड के अंदर, और 100 FPO उत्तराखंड में खोलने के ऊपर बात की जा रही है, जिसमें हर FPO 2 करोड़ तक का लोन FPO को दिया जाएगा। कोऑपरेटिव एक्ट इन पे लागू नहीं होगा। ये किस एक्ट पे काम करेंगे दोस्तों? तो ये जो है ये कंपनी एक्ट के अंदर काम करेंगे, जो इंडस्ट्रीज के ऊपर लगता है। चलिए, पर्वतीय जिलों में ऐसे दो ब्लॉक चिन्हित किए जाएंगे जहां पिरूल की संख्या ज़्यादा है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड में बहुत लंबे टाइम से दोस्तों क्या चल रहा है, पिरूल से बिजली बनाने का जो मॉडल है वो सफल होता आ रहा है। काफ़ी इस पर रिसर्च हुई है और काफ़ी इसको सफल भी माना जा रहा है। तो इसको मॉडल ब्लॉक बनाने के लिए 2 ऐसे ब्लॉक ढूंढे जा रहे हैं, 2 ब्लॉक हर जिले से, जहाँ से पिरूल ज़्यादा मात्रा में मिले। उसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में एक केंद्र पोषित योजना है जिसमें 90% अनुदान पर स्ट्रीट लाइट की स्थापना करनी है दोस्तों। तो 19,655, कम से कम 20,000 के करीब क्या करनी है, स्ट्रीट लाइटें लगानी है 2021 तक। चलिए, शत्रु संपत्ति की बात की जाए दोस्तों, तो केंद्र के सख्त रुख के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। तो 69 शत्रु संपत्तियां खोजी गई हैं और 68 शत्रु संपत्तियों का कोई भी पता नहीं लगा है दोस्तों। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे शत्रु संपत्तियां होती क्या हैं, मतलब हम शत्रु संपत्ति किसको कहेंगे, किस जगह को, किन चीज़ों को हम शत्रु संपत्ति की श्रेणी में रखते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख कर बताएंगे कि शत्रु संपत्ति क्या होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, शत्रु संपत्ति का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भी क्या है, कुछ शत्रु संपत्तियों के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि किसके पास ये संपत्तियां चले गई हैं, कैसे ट्रांसफ़र हुआ था, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, सभी जिलाधिकारियों को इन संपत्तियों की जांच का काम प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए गए हैं। अब उत्तराखंड के अंदर जो शत्रु संपत्तियां हैं दोस्तों, ये काफ़ी रिहायशी एरिया में है, मतलब आप कहें बिल्कुल शहरों के बीच में है, और काफ़ी ज़्यादा करोड़ों में इनकी कीमत है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि शत्रु संपत्तियां सरकार को पता चलें कौन सी हैं, किसके पास है। चलिए, 1 लाख करोड़ रुपए के राष्ट्रीय एग्री इंफ्रा फंड का फ़ायदा अब उत्तराखंड को भी मिलेगा। तो किसानों के लिए रविवार को ये योजना लॉन्च की गई है और उत्तराखंड को भी इसका फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। राष्ट्रीय एग्री इंफ्रा फंड, राष्ट्रीय एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NAIF जो है, इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों संडे को, और उत्तराखंड को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो 6 लाख से अधिक किसानों को उत्तराखंड के क्या मिलेगा दोस्तों, 6 लाख से अधिक किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किसान सम्मान निधि मिलने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। तो 6 लाख से ज़्यादा उत्तराखंड के किसानों को 2-2 हज़ार रुपये का जो है पैसा जो है वो मिलेगा, बहुत से अकाउंट में दोस्तों आ भी चुका है। तो ये थे दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमसे इस नंबर से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे दोस्तों। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।